हेलो स्टूडेंट्स, एलिमेंट्री क्वांटम मैकेनिक्स के इस प्रेजेंट लेक्चर में हम प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड डी ब्रॉगली इक्वेशन को पढ़ेंगे। तो प्रेजेंट लेक्चर में पहला टॉपिक है हमारा प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक ने ये थ्योरी 1905 में डेवलप करी थी और तभी से क्वांटम मैकेनिक्स का स्टार्ट बताया जाता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी हमने पहले भी पढ़ी है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, द रेडिएशन एनर्जी एमिटेड और एब्जॉर्ब्ड is in the form of small packets of energy known as quantum। इसका मतलब है कि जो रेडिएंट एनर्जी निकल रही है या एब्जॉर्ब होती है किसी भी बॉडी से, वो स्मॉल पैकेट की फॉर्म में होती है जिसे क्वांटम बोला जाता है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी से पहले मैक्सवेल ने थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन प्रेजेंट करा था, जिसमें उन्होंने बताया कि कोई भी बॉडी जब रेडिएशन एमिट करता है तो वो रेडिएशन वेव की फॉर्म में होता है और वो वेव एमिट करेगा या एब्जॉर्ब करेगा, और ये वेव पैकेट्स कंटिन्यूस फॉर्म में रिलीज होते रहेंगे। अकॉर्डिंग टू प्लैंक, कोई भी बॉडी जब रेडिएंट एनर्जी एमिट करेगा तो वो स्मॉल पार्टिकल्स की फॉर्म में करेगा, जिसको बोला जाता है क्वांटम। और ये जो पार्टिकल होगा इससे जुड़ी हुई कोई वेव होगी। सो अकॉर्डिंग टू प्लैंक, रेडिएंट एनर्जी एमिट होगी या एब्जॉर्ब होगी इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज क्वांटम, और लाइट के केस में ऐसे पार्टिकल्स को फोटॉन्स बोला जाएगा। और ये जो पार्टिकल्स हैं इनकी एनर्जी रिलेटेड होगी विथ फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। दैट मीन्स ये पार्टिकल्स के साथ साथ इनमें एक वेव कैरेक्टरिस्टिक भी है, वेव नेचर भी है, और ये जो वेव होगी इस पार्टिकल की, इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उस पर क्वांटम की एनर्जी डिपेंड करेगी। तो इसको हम इस तरह से लिख देते हैं कि जो एनर्जी ऑफ क्वांटम है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन। अब जब हम यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो यहाँ पर प्लैंक कांस्टेंट h आ जाता है। प्लैंक कांस्टेंट h की वैल्यू आप लोग जानते हैं। प्लैंक कांस्टेंट होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। अब अगर हम यहाँ पे टोटल एनर्जी जो रेडिएट हो रही है इन फॉर्म ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स क्वांटम उसको प्रेजेंट करें, तो से जैसे कोई बॉडी है वो या तो एक पार्टिकल एमिट करेगा या दो या तीन, या इनका कुछ फिक्स नंबर होगा। ये फ्रैक्शन में नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा कि हाफ पार्टिकल एमिट हो रहा है, 1/3 पार्टिकल एमिट हो रहा है। सो जो टोटल एनर्जी एमिट होगा या ऑब्जॉर्ब होगा ये दिया जाएगा यूजिंग दिस इक्वेशन E इज इक्वल टू NH न्यू, जहाँ पे n की वैल्यू 1, 2, 3, 4 होगा, n की वैल्यू फ्रैक्शन में नहीं होगा। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर होना चाहिए अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज प्लैंक ने किया टू एक्सप्लेन ब्लैक बॉडी रेडिएशन, एंड सिमिलरली ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी आइंस्टीन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन करा। सो इट इज प्लैंक क्वांटम थ्योरी जिसकी वजह से ये दोनों इफेक्ट्स को एक्सप्लेनेशन मिलता है, यानी इससे प्लैंक क्वांटम थ्योरी को भी वैलिडिटी मिलती है। और इस बात से ये बात कंफर्म हो जाती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर होता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में ड्युअलिस्टिक नेचर होता है, डुअल नेचर होता है। सो व्हाट इज द आउटकम ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी? अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस have both particle and wave nature। So इसी कंसेप्ट को डी ब्रॉगली ने मैटर पार्टिकल्स के लिए लगाया। डी ब्रॉगली ने सजेस्ट करा कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं उनमें बोथ पार्टिकल नेचर एंड वेव नेचर होता है, तो जो मैटर पार्टिकल्स होते हैं उनमें भी वेव नेचर होना चाहिए। सो ये यहाँ पे कॉन्ट्रडिक्शन है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को पहले वेव कंसिडर करा जाता था, लेकिन उनको फिर बोला गया कि इनमें पार्टिकल नेचर भी है। ये कहां से पता चला हमें? प्लैंक क्वांटम थ्योरी से। प्लैंक की जो थ्योरी थी उसकी वजह से अब हम ये क्या कंसिडर करते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों वेव नेचर एंड पार्टिकल नेचर दोनों होता है। डी ब्रॉगली ने यहाँ पर यह सजेस्ट किया कि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस में वेव नेचर के साथ साथ पार्टिकल नेचर भी हो सकता है, तो पार्टिकल्स में भी वेव नेचर होना चाहिए, स्पेशली छोटे पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन में। सो इस कंसेप्ट के बेसिस पे उन्होंने एक इक्वेशन डिराइव करी जिसको हम डी ब्रॉगली इक्वेशन बोलते हैं।
तो पहले यहाँ पर इस इक्वेशन का डेरिवेशन देख लेते हैं। ये इक्वेशन डिराइव होती है बाय यूजिंग टू इक्वेशंस। फर्स्ट इज प्लैंक क्वांटम इक्वेशन एंड सेकंड इज आइंस्टीन मास एनर्जी रिलेशनशिप। सो E इज इक्वल टू एच न्यू अभी हमने देखा, दिस इज प्लैंक इक्वेशन, एंड देन E इज इक्वल टू mc स्क्वायर, दिस इज वेल नोन आइंस्टीन्स इक्वेशन, और इसमें राइट हैंड साइड में दोनों एनर्जी टर्म्स हैं। सो हम यहाँ पे एनर्जी टर्म्स को इक्वेट कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे इस तरह से इक्वेशन मिल जाएगी एच न्यू इज इक्वल टू mc स्क्वायर। अब हम फ्रीक्वेंसी का इक्वेशन जानते हैं कि फ्रीक्वेंसी होता है स्पीड ऑफ लाइट डिवाइडेड बाय वेवलेंथ। तो इसको अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा एच सी अपॉन लेमडा। अब हम यहाँ पर रीअरेंज कर रहे हैं टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ लेमडा। तो अगर हम रीअरेंज करेंगे, हम देख रहे हैं यहाँ पे सी से एक सी कट जाएगा और इक्वेशन हो जाएगी लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, ये इक्वेशन एप्लीकेबल है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे प्लैंक इक्वेशन यूज करी गई है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए एप्लीकेबल है। डी ब्रॉगली ने बोला कि जिस तरह से लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए, ऐसी इक्वेशन होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए। तो इसी तरह से सिमिलर इक्वेशन पार्टिकल्स के लिए भी होनी चाहिए। तो उन्होंने इस इक्वेशन में सी की जगह यू पुट कर दिया। यू यहाँ पे हो गया वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। सो अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली, इफ वी रिप्लेस सी बाय यू, सी की जगह अगर हम यू रख देते हैं तो ऐसी ही इक्वेशन पार्टिकल्स के लिए भी एप्लीकेबल होगी। तो इस तरह से इन्होंने डी ब्रॉगली इक्वेशन को ऑब्टेन करा। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि डी ब्रॉगली ने इक्वेशन नंबर 4 में जो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी था, सी की जगह यू रख दिया, तो इनको डी ब्रॉगली इक्वेशन मिल गई। ऑब्वियस है कि ये इक्वेशन मैटर पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। जब हम यू की जगह सी रखेंगे तो वो इक्वेशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए एप्लीकेबल है। अब हम डी ब्रॉगली इक्वेशंस की कुछ अल्टरनेट फॉर्म्स देख रहे हैं यहाँ पे। तो इसमें सबसे पहले जो हम फॉर्म देखने जा रहे हैं, इसमें हम काइनेटिक एनर्जी को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। काइनेटिक एनर्जी को कैपिटल ई से प्रेजेंट करा जा रहा है यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन हम जानते हैं हाफ एम यू स्क्वायर होता है, जहाँ पे एम मास हो जाएगा उस पार्टिकल का और यू वेलोसिटी हो जाएगा उसका। अब हम जानते हैं कि अगर हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करें तो हम यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं एम यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2e, और अगर हम बोथ साइड m से मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पे एम यू का होल स्क्वायर हो जाएगा, m का स्क्वायर और u का स्क्वायर बोथ हो जाएगा, और फिर अगर m को राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2me, और यहाँ पे अगर हम बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो हमें इक्वेशन नंबर 6 मिल जाएगा। अब हम यहाँ पे mu की जो वैल्यू मिली थी हमें, ये इक्वेशन नंबर 5 में पुट कर देंगे अगर, तो हमें एक अल्टरनेट फॉर्म मिल जाएगी यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन की इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो हम यहाँ देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7 में ये इक्वेशन हो जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2me। यहाँ पे E काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल का। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि अगर पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो उसका वेवलेंथ कम होगा। तो इक्वेशन नंबर 7 में हम देख रहे हैं लैम्डा और E इनवर्स रिलेशन में है। अब हम एक और फॉर्म देखते हैं यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन का। इसमें हम देख रहे हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी है पार्टिकल की, किसी चार्ज पार्टिकल के लिए काइनेटिक एनर्जी दी जाती है उस पार्टिकल पे कितना चार्ज है इनटू कितना पोटेंशियल अप्लाई करा गया है उस पार्टिकल को एक्सेलरेट करने के लिए। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी दी जाएगी इक्वेशन 8 के द्वारा, E इज इक्वल टू क्यू वी। यहाँ पे Q चार्ज हो गया पार्टिकल पर और V हो गया यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाइड। तो अगर अब हम ये E की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट कर देंगे तो हमें एक और फॉर्म मिल जाएगी लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m QV। अगर हम इलेक्ट्रॉन की बात करें तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो हम यहाँ पे इसकी जगह E पुट कर देते हैं Q की जगह, तो हमें एक और फॉर्म मिल जाती है यहाँ पे फॉर इलेक्ट्रॉन। तो हमें एक और फॉर्म मिल जाती है फॉर इलेक्ट्रॉन लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन रूट 2m EV। तो ये अल्टरनेट फॉर्म्स हैं डी ब्रॉगली इक्वेशंस के लिए। ये चार्ज पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। इन केस अगर न्यूट्रल पार्टिकल होगा, जैसे कि न्यूट्रॉन की अगर हम बात करें, तब काइनेटिक एनर्जी न्यूट्रल पार्टिकल्स के लिए इस तरह से दी जाएगी काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू kT, जहां पे T टेम्परेचर होगा केल्विन में एंड K इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। सो न्यूट्रल पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतनी ज्यादा उनकी काइनेटिक एनर्जी होगी।
और अगर हम इस काइनेटिक एनर्जी वैल्यू को इक्वेशन नंबर 7 में पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 7 में आपको फिर से दिखा देता हूँ एक बार। दिस इज इक्वेशन नंबर 7। यहाँ पे ई की वैल्यू हम क्या रख देंगे आप, kT। तो हमको अब इक्वेशन नंबर 12 मिल जाएगी इस तरीके से, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m kT। तो ये एक और अल्टरनेट फॉर्म है डी ब्रोगली इक्वेशन की, विच इज एप्लीकेबल फॉर न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे टोटल 4 फॉर्म्स हैं डी ब्रोगली इक्वेशन की। सबसे पहले तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mv, जो हमने सबसे पहले लिखा था, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mu, सॉरी यहाँ पे मैं u से प्रेजेंट कर रहा हूँ वेलोसिटी को। उसके बाद दूसरी फॉर्म हमने देखी लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन रूट 2m e। फिर चार्ज पार्टिकल के लिए e की वैल्यू हमने रख दी qv, तो यहाँ पे हो जाएगा 2m qv। और अगर चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन है तो हम यहाँ पे एक और फॉर्म लिख देते हैं 2m ev। e इस पे चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है। देन अगर न्यूट्रल पार्टिकल है तो एक और फॉर्म है यहाँ पे डी ब्रोगली इक्वेशन की 2m kT। तो इस तरह से यहाँ पे हमें 4 फॉर्म मिल रही हैं डी ब्रोगली इक्वेशंस की। अब इस लेक्चर के लास्ट पार्ट में हम फिजिकल सिग्निफिकेंस देखने जा रहे हैं डी ब्रोगली इक्वेशंस के। सो फॉर बिगर पार्टिकल्स, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स, डी ब्रोगली इक्वेशन का कोई रेलेवेंस नहीं है, क्योंकि बड़े पार्टिकल्स में वेव नेचर नहीं होता है। और अगर हम वेवलेंथ वहां पे निकालेंगे भी तो वो नेग्लिजिबल आती है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल एक्सपेरिमेंटल एरर्स। तो इसका मतलब है बड़े पार्टिकल्स के लिए लैम्डा वेवलेंथ का कोई रिलेवेंस नहीं होता है। अगर हम माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात करें, बहुत छोटे पार्टिकल्स की बात करें, यानी एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करें, तो डी ब्रोगली इक्वेशन से जो लैम्डा आता है उसकी वैल्यू एप्रिशिएबल होती है एज कंपेयर टू अदर पैरामीटर्स ऑफ दैट पार्टिकल्स। सो जैसे सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, वहां पर ऐसे पार्टिकल्स के लिए डी ब्रोगली इक्वेशंस लगाई जाती है, और ऐसे पार्टिकल्स के लिए बाय यूजिंग दिस इक्वेशन वी कैन प्रिडिक्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स या प्रोटॉन्स या सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वेव नेचर होता है। और जिसकी वजह से जो बोहर का कंसेप्ट, ऑर्बिट का जो कंसेप्ट होता है, ये इररिलेवेंट हो जाता है। यानी अब हम ऑर्बिट की बात नहीं कर सकते, क्योंकि अकॉर्डिंग टू बोहर इलेक्ट्रॉन जो है वो एक डेफिनेट पाथ में न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है, जिसको उसने ऑर्बिट नाम दिया था। अब इलेक्ट्रॉन जब इस ऑर्बिट में घूम रहा था, यानी कि उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और लोकेशन हम बता सकते हैं, उसकी वेलोसिटी बता सकते हैं, बट क्योंकि डी ब्रोगली इक्वेशन ये बता रहा है कि पार्टिकल में वेव नेचर होता है, तो हमें एग्जैक्टली पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे लोकलाइज्ड है, वो इस जगह पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है कि यहाँ पर है। तो इसका मतलब है हमें अब रीजन की बात करनी पड़ेगी, 3 डायमेंशनल रीजन की बात करनी पड़ेगी, जिसके लिए टर्म ऑर्बिटल यूज करी जाएगी, जो हेजनबर्ग ने कंसेप्ट प्रोड्यूस करा था, जिसको हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो पहला सिग्निफिकेंस क्या है डी ब्रोगली इक्वेशन का, कि अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन पार्टिकल्स में वेव नेचर होता है। और दूसरा सिग्निफिकेंस की बात यह है कि पार्टिकल्स में वेव नेचर उनके मास पे डिपेंड करेगा, क्योंकि लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mu होता है। तो जितना ज्यादा मास होगा उतना कम लैम्डा होगा, जितना कम मास होगा उतना ज्यादा लैम्डा होगा। तो अगर हम कंसिडर करें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल्स को, तो वेवलेंथ सबसे ज्यादा किस केस में होगी, इलेक्ट्रॉन के केस में होगी, क्योंकि अल्फा पार्टिकल का मास सबसे ज्यादा होगा तो उनकी वेवलेंथ सबसे कम होगी। और ये जो ऑर्डर आ रहा है ये मास के हिसाब से आ रहा है, सबसे कम मास इलेक्ट्रॉन का है तो उसका वेव नेचर सबसे ज्यादा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास जो होता है इलेक्ट्रॉन से ज्यादा होता है, इसलिए उनमें वेव नेचर कम होगा। प्रोटॉन का मास थोड़ा सा कम होता है एज कम्पेयर टू न्यूट्रॉन, तो उसमें थोड़ा सा ज्यादा रिलेटिवली वेव नेचर होगा। और इस तरह से यहाँ पे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। डी ब्रोगली इक्वेशंस को प्रूव करा गया है बाय डिफरेंट एक्सपेरिमेंट, जिसमें से डेविसन एंड जर्मर का एक्सपेरिमेंट है जो ये कंफर्म करता है कि एलिमेंट्री पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन में उसी तरह से वेव नेचर होता है जैसे कि एक्स रेज में होता है। सो डी ब्रोगली इक्वेशंस जो प्रिडिक्ट कर रहा है, इसको हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली इक्वेशन पार्टिकल्स में, बेसिकली सब एटॉमिक पार्टिकल्स में वेव नेचर होता है, और इस तरह से बोहर का जो कंसेप्ट है वो फेल हो जाता है। तो प्रेजेंट लेक्चर में हमने पढ़ा है पहले प्लैंक इक्वेशन, प्लैंक क्वांटम थ्योरी, जो ये प्रेडिक्ट करती है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में बोथ पार्टिकल एंड वेव नेचर होता है, और उसी के बेसिस पे डी ब्रोगली प्रेडिक्ट करते हैं कि पार्टिकल में वेव नेचर होता है, और जिसको कंफर्मेशन मिलता है डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट से। सो दिस इज ऑल अबाउट इन दिस लेक्चर। थैंक यू।